नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बी आर क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें। दोस्तों, आपको पता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में बहुत सारी किताबें लिखे हुए हैं और उनकी किताबें भारत सरकार भी प्रसारित करती है। चूँकि उनकी किताबों का प्रचार प्रसार बहुत कम है गाँव में, इसीलिए आज भी वंचित समाज, दलित समाज और आदिवासी समाज के लोग इनकी किताबों से कोसों दूर हैं। बाबा साहब की जयंती हर साल मनाई जाती है और आने वाले समय में भी जो 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, क्या वास्तव में उनके जो शिक्षा थी उसको हम जो अमल कर पा रहे हैं कि नहीं? उनको शिक्षा पे जो हम अमल कर, क्या हम उन्हें जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ ढूंढ रहे हैं कि सिर्फ मूर्तियों और फोटो और जो है कि उनके स्टैचू में ढूंढ रहे हैं? जबकि कहाँ ढूंढना चाहिए था उनकी किताबों में। जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, असंख्य किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें। चूँकि इनकी किताबें जो है इंग्लिश में होती थी, उसी का जो है कि ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया है। और चूँकि इनकी किताबें भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित भी होती हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो समाज के जो निम्न जातियाँ के लोग हैं, जो वंचित हैं, दिलों में बाबा साहब को तो रखे हैं लेकिन उनके विचारों को वे अपनाना नहीं चाहते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा जो है शिक्षा पे जोर देते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ से अपने बच्चे और अपनी औरत को ट्यूशन के लिए पैसे भेजते हैं। और पैसा कहाँ से आता है? होटल पे जाके बर्तन धोकर जो पैसा अर्निंग होती है उसे भेजते हैं। कहते कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, तो ट्यूशन के माध्यम से उसको शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ चीज़ें उनकी किताबों को जान लेते हैं। इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1907 में हाई स्कूल पास हुए। ठीक, यानी सोचिए उस ज़माने में 1907 में, आज से 100 साल, लगभग 110 साल पहले की बात है, पूरे भारत में कोई भी अछूत दलित जातियों के जो लोअर कास्ट थे उन्हें पढ़ने से वंचित किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले इंसान हैं जो 1907 में हाई स्कूल पास करते हैं। हाई स्कूल, सोचिए क्या हाल थी। यानी कि पहला जो है कि स्टूडेंट जो कि हाई स्कूल पास करता है 1907 में। इसके बाद धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ हाई स्कूल तक नहीं मानते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं और वह बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं। इसके बाद वहाँ चले जाते हैं कोलंबिया, जो कि गायकवाड़ नरेश, बड़ौदा नरेश के स्कॉलरशिप के माध्यम से वो कहाँ जाते हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे क्या करते हैं? एमए प्लस पीएचडी करते हैं। इसके बाद वो आते हैं किसी जो उनका समझौता हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नौकरी को लेकर, तो आकर वहाँ पे नौकरी करते हैं। लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा जलील किया जाता है उस नौकरी में। एक चपरासी जो होते हैं, जो कोई उसके पास डिग्री नहीं होती है, वो अभी पानी उनको देने से इनकार कर देता है, जिससे वो बहुत दुखी होते हैं। उनको रूम की बहुत समस्या होती है, पारसी के घर ठहरना पड़ता है। लेकिन 2 से 4 दिन बाद पारसी भी उनको भगा देता है। किसी तरह जान बचाकर फिर वहाँ से गुजरात से चले जाते हैं, कहाँ? अपने करा देते हैं मुंबई में। तो दोस्तों, इस तरह से फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और एमएससी एंड डीएससी कहाँ से करते हैं? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करते हैं। इसके बाद वे बैरिस्टर लॉ की भी पढ़ाई करते हैं। कहाँ से? ग्रे यूनिवर्सिटी से करते हैं। ग्रे यूनिवर्सिटी, यहाँ सुने होंगे, ग्रे यूनिवर्सिटी से। तो ये हो गया उनका क्वालिफिकेशन। सोचिए इन्होंने क्या किया? पीएचडी किया, बैरिस्टर की पढ़ाई की और 2 सब्जेक्ट में इन्होंने पीजी भी किया और पीएचडी मात्र 3 सालों में कंप्लीट कर लिया। ये सब क्यों किए? कभी आपने सोचा? दोस्तों, आपको पता होगा कि बाबा साहब उस समय बहुत सारे ऐसे संवर्ण जातियाँ थीं जो विदेशों में जाकर पढ़ती थी और भारत में आकर जो है कि यहाँ में आंदोलन भाग ले लेती थी। लेकिन कोई भी लोअर कास्ट के बारे में नहीं सोचता था। सबको आज़ादी पसंद थी, सब लोग सोचते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाए। लेकिन बाबा साहब जैसे ही यहाँ पर जिनको जलील किया जाता है, जब यहाँ पे जाते हैं बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करने, वहाँ देखते हैं कि जब इतना पढ़ा लिखा विद्वान के साथ जो है कि एक चपरासी जो अनपढ़ गंवार है, उसको जो कुछ नहीं आता है, जो सिर्फ पानी देने के लिए रखा गया है, उनको पानी नहीं देता है, दूर से पानी रख देता है, तो तभी उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है।
इसके बाद किसी तरह पढ़ाई करते हैं, फिर वकालत भी करते हैं, लेकिन वकालत में भी उनको केसेस नहीं मिलते हैं क्योंकि छोटी जात की वजह से इनको केसेस नहीं मिलते हैं, तो इनका वहाँ भी जो है कि वकालत में भी ठप पड़ जाता है। इसके बाद लास्ट में वो जो क्या है कि सोशल मूवमेंट में सब कुछ जब हार जाते हैं तब जो है कि ये सोशल मूवमेंट में काम करते हैं। इसके पहले वो प्रोफेसर भी थे, पढ़ाते भी थे जो है कि, और जो टीचर भी थे। तो ये सब काम करने के बाद लास्ट में सोशल मूवमेंट से जुड़े, लेकिन उनको एहसास हो गया था कि भारत में जो अछूत वर्ग है, निम्न जातियाँ के लोग हैं, इनको जब तक हम शिक्षा के माध्यम से जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम इस आज़ादी का कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समय समय पे जो है जैसे जैसे उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, किताबें लिखते गए। और बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो मनवादी और सामंतवादी थे, जो है कि जिन्हें हम कह सकते हैं कि वे सिर्फ उन पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो भरोसा नहीं था कि वो जो भी लिखते थे, जैसे ही दलितों अछूतों की बात आती थी उनकी कलमें वहीं पे स्टॉप हो जाती थी। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक इतिहासकार का भी रूप जो है कि अहम भूमिका निभाया। इतिहासकार और जर्नलिज्म की पढ़ाई किया। मूकनायक जो पत्रिका निकालते थे, साप्ताहिक पत्रिका, इसके साथ साथ वे लेखक का भी काम किया और एक जो है कि प्रोफेसर का भी काम किया, वकील का भी काम किया, यानी कि इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़े थे जो है कि। तो उन्होंने पूरे लाइफ में हर क्षेत्र में काम किया, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं काम किया कि हम सिर्फ जो है कि पीएचडी कर लिए हैं तो युग पढ़ाई, हिंदी में पढ़ाया जाता है युग, द्विवेदी युग, तो शुक्ल युग, इस तरह से, तो वो युग इनके सामने सब लोग धाराशायी हो जाते हैं। तो आइए अब किताबों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि देखिए इनकी पहली किताब क्या है, भारत का राष्ट्रीय अंश 1916। सोचिए 1907 में हाई स्कूल पास करते हैं, इसके बाद 1916 में ये किताब लिखते हैं, क्या, भारत का राष्ट्रीय अंश 1916 एक किताब इनकी है, 1916 में प्रकाशित होती है। इसके बाद दूसरा लिखते हैं, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण। दोस्तों आपको पता होगा भारत में जातियों का देश भारत है, यहाँ पे 6000 से ज़्यादा जातियां रहती हैं। तो उनका मानना था कि भारत में जातियों की जो है कि जो कंडीशन उसको सामने रखना चाहिए, अंग्रेज़ों के सामने जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक इसका जो है कि उपचार नहीं हो सकता। और मशीनीकरण, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम इंसान को जो है कि इंसान के द्वारा काम कराते हैं, इसका मशीनीकरण होना चाहिए। ठीक जैसे आज हो रहा है, हर काम में जो है मशीन का यूज हो रहा है, तो बाबा साहब पहले ही बोल दिए थे, यानी कि 1916 में जो किताब इनकी आई थी उसमें इन्होंने मेंशन कर दिया था। इसके बाद देखिए भारत में लघु कृषि एवं उनके उपचार, देखिए 1917 में इन्होंने किताब लिखा था। अब देखिए लघु कृषि यानी जो छोटे कृषक थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जमींदारी गुलामी करते थे, वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। यानी भूमिहीन जो दलित थे, जो जिनको सिर्फ फ्री में काम कराया जाता था, उनके लिए बहुत चिंतित थे और उनके लिए कोई कानून बनाने के लिए प्रयास भी करते थे। इसीलिए एक किताब उन्होंने लिखा था, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, 1917 थी। अब आइए मूकनायक, देखिए 1920 में इन्होंने साप्ताहिक एक पत्रिका निकाली, इसका नाम रखा मूकनायक। मूकनायक मतलब क्या होता है, मूक मतलब साइलेंट होता है, तो जिसका कोई भी नायक न उसे कहते हैं मूकनायक। तो देखिए 1920 में जो है इन्होंने एक पत्रिका जो है कि पत्रिका निकाली, साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी सप्ताह में एक बार निकलती थी। चूँकि उस समय वंचित वर्गों के पास पैसा का अभाव था, इसीलिए बेचारे कुछ दिनों बाद इनको बंद करना पड़ा, क्योंकि इससे आर्थिक उनको स्थिति झेलना पड़ा था। लेकिन कुछ समय तक ये चलाए, सर्वाइव नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत संसाधनों की कमी थी उनके पास, बहुत लिमिट संसाधन थे, उन्हीं में सब कुछ काम चलाना था, समाज को भी देखना था, अपने को भी, क्योंकि उनके पास परिवार थे, बच्चे थे और सब कुछ लेकर चलना था। इसीलिए कुछ दिनों बाद इनको बंद करना पड़ा था। इसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण 1921 में, जो उस समय ब्रिटिश भारत जो मतलब जो कि अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, तो साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीय सेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे। इसके बाद देखिए रुपए की समस्या उद्गम और समाधान 1923 में जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाई करने गए थे, तो वहाँ पे बताया था रुपए की समस्या, भारत में रुपए की समस्या। देखिए इसी किताब के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में होता है। तो रुपए की समस्या उद्गम और समाधान, एक किताब बहुत फेमस किताब है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़। ठीक है, साथ में आइए ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय 1925।
देखिए ब्रिटिश भारत में, यानी कि मेन का टारगेट था कि जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे हैं तो यहाँ के वित्त से लेकर जो भी चीज़ें हैं उन्हें देखना चाहिए, जो निम्न जाति के लोगों को है उनको भी उनको केयर करना चाहिए। तो वो मेन टारगेट कहते थे कि जो साम्राज्यवाद है, वित्त प्राण जो है कि ये इसका विकेंद्रीकरण जब तक नहीं होगा तब तक ये जो है कि इस आज़ादी का कोई मोल नहीं है। और अंग्रेज यहाँ 150 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कोई बदलाव नहीं आया अछूतों के प्रति, दलितों के प्रति, जो निम्न जातियाँ हैं उनके प्रति। जबकि उनको यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे उन्हें सबसे पहले लोअर कास्ट के लोगों को पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए था। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे काम किए गए थे, क्योंकि बाबा साहब के जो पिताजी राम जी एक सूबेदार थे, खुद महार रेजिमेंट के सूबेदार थे। उस समय बहुत स्थिति खराब थी, जातियों का सभी जातियां अलग अलग अपने कैंट बनाकर रहती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, महार जाति का रेजिमेंट बनाया, इसमें महारों को जो है कि सैनिक बनाया। तो इस तरह से ज्योतिबा फुले के लिए भी, सावित्रीबाई फुले हैं उनके भी लिए अंग्रेजों ने कुछ जो है कि फंडिंग की पढ़ने के लिए, ताकि अब बच्चों को पढ़ाइए, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको शिक्षा दीजिए। इस तरह से कुछ काम किए, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम नहीं किए। अब आइए देखते कहाँ तक हुआ ये। हाँ, बहिष्कृत भारत साप्ताहिक, ये भी देखिए एक पत्रिका, बहिष्कृत भारत, यानी कि ये बहिष्कृत भारत का मतलब ये हो गया कि जब उस समय कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो बहिष्कृत थे, यानी उनका कोई वैल्यू था, उनके पास कोई मातृभूमि नहीं थी, उनका कुछ था, वो गुलाम की तरह जीवन जीते थे। आज यहाँ जीते, कल कोई समझ उनको उठा ले गया, चलो हमारे यहाँ चलना है, वहाँ मजदूरी करना, इस तरह से। तो वहाँ पे इन्होंने एक टॉपिक दिया, बहिष्कृत भारत। ऐसे भारत का हम बहिष्कृत करते हैं जहाँ पर हमारी कोई मातृभूमि नहीं है। 1927 में आपको पता होगा, 1930 में पूना पैक्ट भी आता है, 1930 में 32 में, हाँ 1932 में पूना पैक्ट में जो है कि उनको कम्युनल जो है कि निर्वाचन क्षेत्र जब घोषित हो जाता है, वहाँ के प्रधानमंत्री जब मान लेते हैं, तो भारत के जो है महात्मा गांधी जी उस समय आंदोलन कर देते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं का बंटवारा है। सोचिए कि उस समय आपके खिलाफ, आपके लिए कोई खड़ा नहीं था। सब लोग सोचते थे इनका विकास हो गया तो हमारी बराबरी कर लेंगे, अगर ये अलग हो गए तो हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब ही इतने थे कि अपने तर्क वितर्क के साथ आपको अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे थे। फिर देखिए जनता एक साप्ताहिक पत्रिका भी है, 1930 में आई थी। इसके बाद देखिए सबसे बेस्ट एक किताब जो है ये तैयार किए थे, भाषण, जाति का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1937 में, यानी 1937 में। ये देखिए ये लाहौर में एक भाषण देना था, लेकिन ये यहाँ पर जो अनुमति परमिशन कैंसिल हो गया था, जैसे आज भी होता है। देखते होंगे जो दलित मूवमेंट के जो लीडर हैं वो अपनी बातों को उठाना चाहते तो वहाँ पे क्या होता है, परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो उस समय भी हुआ था। तो इसको क्या किया गया था, बाबा साहब ने क्या किया कि एक किताब बनाकर छपवा दी। जो भी चीज़ें उन्होंने तैयार किया था बोलने के लिए, उसको क्या किया, इसको क्या किया, किताब छा के छप दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए संघ बनाम स्वतंत्रता, 1939 में किताब आई थी, संघ बनाम, जो संघ की परिभाषा आज देख रहे होंगे, संघ जो उस समय RSS था उसके, और स्वतंत्रता क्या है, संघ क्या है। फिर पाकिस्तान पर विचार, थर्ड सम पाकिस्तान उस समय क्या सोचता है, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो पाकिस्तान के बारे में मुस्लिम लीग का क्या विचार है, बाबा साहब उस पर भी किताब लिखे, 1940 में वो प्रकाशित किए। इसके बाद 1913 में ये श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, 1942 में। गांधी जी उस समय अपने को कहते थे कि मैं अछूतों का उद्धारक हूँ, और उन्होंने पत्रिका भी, एक हरिजन नाम की पत्रिका भी निकाली थी, और कहते थे कि मैं अपने को स्वयं अछूत मान लिया हूँ। तो इस तरह से जिस तरह से वो जो है षड्यंत्र कर रहे थे, तो बाबा साहब ने एक किताब लिखी, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, 1942 में। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि आप 13 किताबें आपके सामने मैंने लिख दिया। अब आइए नेक्स्ट 14वीं किताब के बारे में बताते हैं। अब क्या है, रनाडे, गांधी और जिन्ना, 1943 में उन्होंने क्या जो है कि किताब लिखी थी, रनाडे, गांधी और जिन्ना के बारे में आपको सबको पता है। तो इनकी जो थियोरी थी, इनकी और इनकी तीनों लोगों की जो विचार थे, उन्होंने किताब बनाया, उसमें चीज़ों को मेंशन किया। चूँकि जिन्ना के बारे में आप जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में जो है कि हमेशा इन बात करते थे, और लास्ट में उनको पाकिस्तान मिल भी गया था। तो उन्होंने एक थर्ड सा पाकिस्तान भी लिखा था, जिसमें कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, 1945। तो उन्होंने पूरा एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो आंदोलन
क्या 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको पता ही होगा। इसके बाद किस तरह से बाबा साहब जब एक्टिव होते हैं, इसके बाद गांधी जी आते हैं, हरिजन पत्रिका निकालते हैं और कहते हैं कि मैं असली जो है मेन मैं ही अछूतों के लिए काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है, किताब उनकी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया 1945। देखिए शूद्र कौन और कैसे 1948 में इनकी फेमस किताब, ये भी अच्छी किताब है, इसमें लोग जो है कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, शूद्र कौन और कैसे। तो इसमें चूँकि शूद्रों के बारे में बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाते हैं, गांव में आज भी जो है कि लोअर कास्ट को शूद्र कहा जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है, ओबीसी जातियों को शूद्र कहा जाता था। इसलिए बाबा साहब ने इसकी व्याख्या की, शूद्र को आखिर स्पष्ट करना जरूरी था, इसलिए उन्हें किताब लिखा, शूद्र कौन है और कैसे शूद्र हुए। तो 1948 में उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखकर छपवाया। इसके बाद देखिए भाषा के आधार पे जब उस समय बंटवारा हो रहा था, भाषा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता था, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, हिंदी और जो है कि बहुत सारे से बांग्ला जो है कि इस तरह से। तो अंतिम किताब भगवान बुद्ध और उनका धर्म या धम्म बोल सकते हैं, ठीक है, ये अंतिम किताब है 1956 में। अब आपको विश्वास नहीं होगा, 1956 में इनका जो है 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में इनका जो है देहांत हुआ और इनकी अंतिम किताब क्या है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो सोचिए कि बाबा साहब का पूरा जीवन किताबें लिखने में, संघर्ष करने में और दलितों को अधिकार दिलाने में कैसे बीत गया उनको खुद नहीं पता चला। 1956 में 6 दिसंबर को उनका देहांत होता है, इसके पहले जो है किताब अपनी भगवान बुद्ध और उनका धम्म कंप्लीट करते हैं। और आपको पता होगा कि 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में वो जो है कि धर्म परिवर्तन करते हैं, दीक्षा लेते हैं। तो सोच लीजिए कि ये किताब पूरा करने के बाद वो धम्म की दीक्षा भी लेते हैं। इसके बाद उनका देहांत हो जाता क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी, डायबिटीज़ के वो पेशेंट भी थे, उनको शुगर था, उनको ब्लड प्रेशर था और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और लेकिन लेकिन वो अपने शारीरिक सेहतों को ख्याल करते हुए भी उन्होंने जिस तरह से जो है कि निम्न वर्ग के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया, संविधान सभा में जिस तरह से काम किया, उनके खराब सेहत होने के बावजूद भी वो लगातार काम करते गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी जो है ये मनुवादी किस्म के व्यक्ति हैं, लोग आज भी कहते हैं कि संविधान कॉपी पेस्ट है। अब सोचिए कि जिस संविधान को बनाने के लिए कई देशों का सर्वे किया गया, कई देशों के जो संविधान का अध्ययन किया गया, उसमें कितने हजार जो है कि मतलब उसको मॉडिफाई किया, संशोधन किए गए, तब जाके उसमें शामिल किए गए। तो छोटा मोटा काम नहीं है, लोग कहने वाले कह सकते हैं, क्योंकि उनको जो है कि काल्पनिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। वो अपने धर्म को लेकर कट्टरता हो सकते हैं, लेकिन बस वो संविधान की बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि लोग वो बाबा साहब से लोग इतनी नफरत करने वाले करते हैं कि उनका बस ये मानना है कि बाबा साहब ने संविधान में, बहुत सारे ऐसे तो कहेंगे बाबा साहब ने हाई स्कूल 3rd डिग्री जो है कि 3rd डिवीज़न से पास किया था, ऐसा पास किया था। तो इस तरह से उनके खिलाफ भी षड्यंत्र चल रहा है और एक खास जाति के लोग के द्वारा बाबा साहब को जो जिस तरह से टारगेट किया जाता है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। बाबा साहब जो निम्न जाति के दिलों में बसते हैं और बसते रहेंगे। मुझे लगता है कि हज़ारों साल तक, यानी जब तक धरती है तब तक उनका नाम रहेगा। आने वाले समय में और भी लोग जो है इनको फॉलो करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इनके बारे में एक वीडियो और बताऊंगा जिसमें उनके जीवन चरित्र के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, किस तरह से उनका जीवन संघर्षों से बीता, बचपन से लेकर मृत्यु तक, और किस तरह से उनको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से एक नाई बाल काटने से मना कर देता है, जिसे हम शूद्र कह सकते हैं, ओबीसी की भाषा में, आज की भाषा में उन्हें शूद्र कहा जाता है, लेकिन नाई कहता है कि हम जो है भैंसों के बाल काट सकते हैं लेकिन तुम अछूते के बाल नहीं काट सकते। तो सोचिए उस ज़माने में एक नाई, एक कहार, एक बैलगाड़ी खींचने वाला लोग अगर आप टच हो जा रहे हैं तो वह शुद्ध हो जाते थे, उनको जो है कि वो जाकर शुद्धिकरण करते थे, तब जाकर उनको शुद्धि मिलती थी। तो सोचिए उस समय कितनी जो है कि दुर्दशा रही होगी कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से वंश को आगे बढ़ाया। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें जो है कि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें अपने बच्चों को स्किल के साथ साथ
शिक्षा के साथ साथ उन्हें स्किल भी डेवलप करना है, ताकि वो समाज में सर्वाइव कर पाएँ और उनके अंदर टैलेंट के साथ साथ उनको कुछ और चीज़ें जो है सिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो औरों से कम न रहें और उनकी बराबरी करते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।